ओके बच्चों, एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम ये नया चैप्टर का शुभारंभ कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम बेसिक चीज़ों की स्टडी करेंगे, समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और इसका क्या यूज। इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 टॉपिक कवर किए गए हैं जो कि बहुत बेसिक है। केवल ये चैप्टर्स आपके इस क्लास में समझाया गया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। इसका एडवांस आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर आपके 3 ये टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे बनी, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ और उसके डेफिनेशन। टॉपिक 2 के अंदर हम कार्टेशियन सिस्टम्स को हम डिफाइन करेंगे, जिसमें कुछ सब टॉपिक्स मैंने निकाले हैं। उसमें कार्टेशियन सिस्टम की डेफिनेशन होगी, उसमें कुछ एक्सिस के बारे में डिस्कशन होगा, ओरिजिन पॉइंट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन्स क्या होता है, और लास्ट जो थर्ड टॉपिक होगा प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट इफ कोऑर्डिनेट आर गिवन। यदि कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो आप उस पॉइंट की प्लॉटिंग ग्राफ पर किस तरह किया जाए करेंगे, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसको मैं लॉक कर देता हूं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट्स के अंदर हम लेते हैं कि ये किस तरह इसका डेवलपमेंट हुआ। चलिए, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लेते हैं कि हम ये जानते हैं, हमने नंबर सिस्टम में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। ये क्या होती है नंबर लाइन? अगर आप देखें तो नंबर लाइंस को हम इस तरह करते हैं। नंबर लाइन, नंबर लाइन समथिंग इस तरह हमने ड्रा किया था। हमने फर्स्ट चैप्टर इसका था नंबर सिस्टम में, ये था। यहाँ पे हम इसको ये ओ मानते थे, जो इसका ये ओ पॉइंट है। उसके बाद ये इक्वल डिस्टेंस पर डिवाइड कर लेते थे। इसमें ये 1 2 3 4 और ये एरो आगे तक चला जाता था। इधर भी ये एरो है, और इस ओ के लेफ्ट साइड में जो ये मार्क्स आएंगे ये क्या हो जाएंगे? ये माइनस के होंगे। -1 -2 -3 -4। मीन्स आपने ये जान लिया, ये समझ लिया, ये कर लिया कि नंबर सिस्टम के अंदर नंबर लाइन पर हम किसी पॉइंट को किस तरह लोकेट करते हैं। इसके बारे में आपने वहां पे समझा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन द वन लाइन, यानी जो हमारा रेफरेंस है वो वन लाइन है। लेकिन कई बार सिचुएशन आपको ऐसी भी मिलेगी जहां पे हमें किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन विद रेफरेंस टू 2 लाइन के निकालना होगा। मतलब कि कोई ऐसा पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है जिसमें 2 लाइन के रेफरेंस लेना हो। यहाँ पर सिंगल लाइन पे काम कर रहे हैं हम, ठीक है। इधर चले गए, इधर चले गए। मैंने बोला कि बताओ भाई नंबर लाइन पे नंबर 4 किधर है? आपने यहाँ से स्टार्ट किया विद रेफरेंस टू ओरिजिन खुले, यहाँ से काउंट किया, यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन अगर सपोज फ्रॉम लाइन समथिंग इस तरह की 2 लाइन इस तरह दे दिया जाए और यहाँ पर पॉइंट दे दिया जाए, तो उस स्थिति में हम कैसे करेंगे? बोला सर 2 लाइन का हमें समझ में नहीं आया। चलिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल। पहले मैं एग्जाम्पल एक पहले सिंगल लाइन्स का करता हूँ। सपोज करो कि ये एक आपका रोड है। एग्जाम्पल 1 लेता हूँ। ये आपका एक रोड है इस तरह का। ये रोड है जो कि आपका ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है। इधर ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, और ये कंटिन्यू चल रहा है। इसके ऊपर ये सॉरी ये वेस्ट है। इस रोड के ऊपर काफी सारे घर बने हुए हैं जो कि उस पे नंबर दिया हुआ, मतलब हाउस नंबर दिया हुआ है। सपोज करो कि ये घर बना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। बहुत सारे घर नंबर इसमें दिए हुए।
यदि आपसे ये बोला जाए कि बोला भाई जो हाउस नंबर 4 में आप कोई इंफॉर्मेशन दे करके आओ, तो आप तुरंत इस रोड पे जाएंगे। ऑलरेडी इस रोड पे हैं, आप भी इस रोड पर रहते हैं, और आपसे बोला है कि 4 नंबर घर में कोई इन्फॉर्मेशन दे के आइए, आप तुरंत जो है इस लाइन पर चलेंगे और 4 नंबर हाउस में जाकर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो यहाँ आप ये देख रहे हो केवल यहाँ पर रेफरेंस जो एक सिंगल लाइन है, एक सिंगल लाइन पर जाकर के आपने इजीली जो है इसको दे दिया। तो आपको कौन इस सिंगल लाइन में किस इंफॉर्मेशन की रिक्वायर्ड पड़ी? तो जो इंफॉर्मेशन जो आपको जो रिक्वायरमेंट पड़ी, जो केवल हाउस नंबर की, हाउस नंबर 4 की आपको रिक्वायरमेंट पड़ी। और जब क्योंकि हाउस नंबर एक ही इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि आप जो है वन लाइन रेफरेंस ले रहे थे, वन लाइन रेफरेंस। ठीक है, एक लाइन रेफरेंस यानी एक लाइन पे ही, एक रोड पे ही जो रोड है, जो रेफरेंस लाइन है, इसी पे चल रहे थे, इसीलिए आपको एक ही इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। वहीं पे अगर मैं सपोज करो एग्जांपल 2 एक लेता हूँ, एक ये रोड है, यहाँ पे बना देता हूँ, ये एक रोड है, सेम रोड, ये आपके ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है, और इसके ऊपर बहुत सारी स्ट्रीट हैं, गलियां हैं। एक गली ये है, एक गली ये है, इसी तरह एक स्ट्रीट ये है, एक स्ट्रीट ये है, एक स्ट्रीट ये है, बहुत सारी स्ट्रीट इस पे है, और यहाँ पर भी इस साइड में भी है, ये है, और ये स्ट्रीट, और इसके ऊपर भी जो घर बने हुए हैं, यहाँ पे बने हुए हैं, ये घर बने हुए हैं, ये घर बने हुए हैं, जो कि सब नंबर है, सब नंबर है, इधर भी बने हुए हैं। आपने देखा होगा सिटीज के अंदर या गांव के अंदर भी इस तरह का होता है कि एक मेन रोड होता है, उस पर एक गली बनी होती है। सपोज करो कि ये स्ट्रीट 1 है, मैं S1 लिख देता हूँ, ये स्ट्रीट 2 है, ये स्ट्रीट 3 है, ये स्ट्रीट 4 है, और ये स्ट्रीट 5 है, स्ट्रीट 6 है, 7, 8, 9, और ये घर बने हुए हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, इस तरह का। अब आपको ये बोला गया कि बोला भाई हाउस नंबर 4 में अब यही सेम क्वेश्चन ऊपर वाला यहाँ पे दिएगा कि आप जो है हाउस नंबर 4 में इंफॉर्मेशन दे करके आइए, इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन आप उसको दे दो। अब आप यहाँ पे करेंगे हाउस नंबर 4 तो कई सारे हैं, यहाँ तो स्ट्रीट भी है, हम कौन से हाउस नंबर 4 में? आपके सामने एक ये क्वेश्चन मार्क सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आपको अगर ये बोल दिया जाए हाउस नंबर 4 और स्ट्रीट 6 में आपको इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप तुरंत सबसे पहले क्या करेंगे, इस रोड पर चलेंगे, स्ट्रीट नंबर 6 पे पहुंचेंगे, और यहां से होते हुए इस 4 नंबर घर में आप अपनी इंफॉर्मेशन दे देंगे। वैसे यदि आपको बोला जाए कि हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 3, और आपको बोला है स्ट्रीट भी 3, आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप इस रोड पर चलेंगे, स्ट्रीट नंबर 3 पर जाएंगे और उठा के यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको दो चीज की जरूरत पड़ रही है, हाउस नंबर की और स्ट्रीट की, दो इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जबकि आपको सिंगल इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पे आपको दो की जरूरत पड़ रही है। क्यों दो की जरूरत पड़ी है? क्योंकि यहाँ आप दो रेफरेंस लाइन पर वर्क कर रहे हैं, एक रेफरेंस लाइन ये होगी और दूसरी रेफरेंस लाइन ये स्ट्रीट होगी। ठीक है, तो दो रेफरेंस लेके अगर दो इंफॉर्मेशन आपके पास है और वर्क करना है, तो आपको दो रेफरेंस लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। या आप ये बोल सकते हो कि इफ यू आर वर्किंग ऑन टू रेफरेंस लाइन, सो टू इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर टास्क। बात समझ में आई? ठीक है, सो टू इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, टू इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्च होम। क्या क्या? स्ट्रीट नंबर
और हाउस नंबर। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन टू रेफरेंस लाइन। दो रेफरेंस लाइन पर हम काम करेंगे, एक इसकी ये रेफरेंस लाइन रोड है और दूसरा रेफरेंस में ये। चलिए हम एक एग्जांपल से और समझने का प्रयास करते हैं। मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप इजीली आपकी समझ में ये आ जाए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल एक और हम लेते हैं। हम ये बोलते हैं कि सपोज करो कि कोई ये पेपर है, ये आपका एक पेपर है। ये आपका एक पेपर है। ठीक है, इस पेपर के ऊपर जो है एक डॉट हमने लगा दिया। एक ये डॉट है, ये डॉट क्या है? ये एक डॉट है। डॉट है, ठीक है। और सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि बोला इस डॉट की पोजीशंस क्या है। आई आस्क यू, I ask you, tell me position of dot। तो आप क्या बोलेंगे? आप इसको इस तरह बोल सकते हैं कि डॉट जो है अपर हाफ, पेपर के अपर हाफ है, क्योंकि हाफ तो ये रहा, अपर हाफ है। आप ये भी बोल सकते हैं। फर्स्ट आप ये भी बोल सकते हैं डॉट इज ऑन अपर हाफ ऑफ पेपर, ये बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? आप ये भी बोल सकते हैं इट इज डॉट इज नियर टू द लेफ्ट एज। ये लेफ्ट एज है, ये राइट एज है। डॉट इज नियर टू लेफ्ट एज, ये भी बोल सकते हैं, इस किनारे के पास है। एक और चीज आप बोल सकते हैं कि दैट लेफ्ट डॉट इज वेरी नियर टू द लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर। लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर ये है। डॉट इज वेरी नियर टू, डॉट इज वेरी नियर टू अपर हाफ, अपर हाफ लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, इससे ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर। ये तीन इंफॉर्मेशन, तीन आंसर इस मुझे दे सकते हैं। लेकिन क्या मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या ये इस डॉट की एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए फाइनल है? ये क्वेश्चन आपका रिप्लाई, यानी कि इन आपके इन तीनों में से किसी एक क्वेश्चन से इसकी एग्जैक्ट पोजीशन निकल सकती है? तो नो, नो एग्जैक्ट पोजीशन, आप नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट पोजीशन। लेकिन यदि वहीं पे ही आप ये बोलो, अगर आप ये बोलते हो, इफ यू से, आप ये भी बोल सकते हो कि दैट डॉट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेफ्ट एज। डॉट इज 5 सेंटीमीटर, डॉट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेफ्ट एज। आपने किया कि यहां से ये जो है ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और एंड ये बोल सकते हो एंड 12 सेंटीमीटर अबव बॉटम लाइन। बॉटम लाइन कौन सी? ये वाली। यहां से ये सपोज करो कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है ये 12। तो इससे आप जो है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते हो। अगर आपने ये बता बॉटम लाइन, सो इट इज, इट इज द
एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डॉट, इससे आप एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते। तो हमने जो ये 3 डिस्कशन किए हैं, हमने उसका क्या रिजल्ट निकाला? तो हमने ये रिजल्ट निकाला, वी ऑब्जर्व किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2 लाइन के बीच में रिप्रेजेंट होती है ना। वी ऑब्जर्व, इतना सारा हमने डिस्कशन किया, दैट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट position of object lying in a plane can be represented by 2 lines. दोबारा लिखते हैं इसको, can be represented, can be represented by 2 lines. कौन कौन सी? अगर फर्स्ट एग्जांपल हम देखें, फर्स्ट एग्जांपल जो देखेंगे उसके अंदर रोड एंड स्ट्रीट 2 लाइन थी, और दूसरे के अंदर जो थी आपकी बॉटम लाइन एंड एज, लेफ्ट एज, ठीक है, यानी ये बात। तो आपने देखा कि दो, अगर 2 डायमेंशनल की मतलब कि 2 प्लेन्स अगर बात करते हैं अगर हम, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन निकालना है तो हमेशा उसमें 2 लाइन की ही आवश्यकता होगी। तो इतनी सारी स्टडी करने के बाद एक मैथ्स के अंदर न्यू ब्रांच का उदय हुआ, जो कहलाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अबव स्टडी in new branch of mathematics has rise, that is क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस तरह करके हमने इन एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिसर्च या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे पिक्चर में आई। हम इसकी डेफिनेशंस बताते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं, डेफिनेशंस इसकी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच हेल्प, जो हेल्प करती है, विच हेल्प इन प्रेजेंटिंग the geometric figure in 2-dimensional plane. And learn the properties of this figure. अब 2-dimensional प्लेन, 2-डायमेंशनल प्लेन में ज्योमेट्रिक फिगर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत बड़ा उपयोग है। अब ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल फिगर की बात अगर हम करें, स्ट्रेट लाइन एक ज्योमेट्रिक फिगर है, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, और क्या हो गया? रेक्टेंगुलर हो गया। ये सब जो है ये ज्योमेट्रिकल फिगर है। इनको रिप्रेजेंट कर 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करने के लिए ज्योमेट्रिकल ब्रांच का
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। और इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हुए हम इन फिगर की ज्योमेट्री फिगर की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करते हैं। ये भी पता लगा लेते हैं, आपको सिंपल एक फिगर दे दिया और उल्टा सीधा भी बना करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ये पता लगा सकते हैं कि ये सर्कल है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये रेक्टेंगुलर है, ये हाइपरबोला है, ये पैराबोला है या एलिप्स है। इतना इसका यूज है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट इसका कवर किया और समझा कि किस तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज का उदय हुआ। और अब हम अगले चैप्टर, अगले जो वीडियोस के अंदर अगला टॉपिक जो हमारा है, हम उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। अगला जो टॉपिक हमारा होगा कार्टेशियन सिस्टम होगा। थैंक यू बच्चों।